एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हों वो आप 15 मिनट में सीख पाओ? वेल, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया 3 कहानियों के माध्यम से। तो आज सारे शब्द स्टीव जॉब्स के हैं। मैं तो बस आवाज़ देकर हिंदी में बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो कि विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। तो मन को सारी चिंताओं और भारी विचारों से मुक्त कर दें। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। और हाँ, इंडिया के मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने खुद अपने एक सेशन में इस स्पीच को रिकमेंडेड किया है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने इस स्पीच को सुनने के बाद आप आंदोलित हो उठेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक दीक्षांत समारोह में आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज मैं पहली बार कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुंचा हूं। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीनों के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके बाद 18 महीनों तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता। लेकिन सवाल फिर ये रहता है कि मैंने आखिर कॉलेज क्यों छोड़ा? वेल, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अपना अचानक मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। और इसी के लिए आधी रात मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वह कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इसकी वजह से उसकी माता मान गई और मुझे एडॉप्ट कर लिया गया। और फिर इस तरह से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई। और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से ही मैंने स्टैनफोर्ड की तरह एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैंने अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीज़न लिया और यही सोचा
कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे ये चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को मैं आज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, मैंने उन क्लासेस को छोड़ दिया था जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था। इसीलिए मैं दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार पेट भरकर खाना खा सकूं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉलेज ड्रॉप करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफी किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की ही क्लासेस करूँगा और इससे अच्छे तरीके से सीखूँगा। तो मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइपफेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा, और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता। और यह भी सभी मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूँगा। लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैग्नीटोस कंप्यूटर बना रहे थे, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टी टाइपफेसेस या प्रोफेशनल स्पेस पेज पॉइंट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की है, तो ये दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब नहीं होता। अवश्य जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में ना देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था। लेकिन 10 साल बाद जब हम बीते हुए समय को देखते हैं तो मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स पर, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर। किसी न किसी चीज़ में तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में तो विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे, ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा। और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पे चल रहे होंगे, और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख है ये कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आप अभी जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। बस आप अपने आप में विश्वास करते जाइए, आप जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था, जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्दी ही मिल गई। बॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था, और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही मैग्नीटोस को रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया था, और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया, जिसके साथ मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर
हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उनका साथ दिया और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था अब वह ख़त्म हो चुका था और यह मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। और कुछ महीनों तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने बैले छोड़कर भी जाने का सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो काम मैं करता हूं मैं अभी भी उसके लिए पैशनेट हूं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूं, इसीलिए मैंने फिर से एक बार शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज ही दुनिया का सबसे सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह कड़वी दवाई थी, लेकिन मेरे विचार से मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह से ठोकर मारती है, लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसीलिए आगे बढ़ता चला गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने काम को जानना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में एंजॉय करते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बहुत बड़ा काम समझते हैं। और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है, वो जब आपको मिलेगी तब वो आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसीलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिएंगे जैसे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर बहुत बड़ी छाप छोड़ी थी। और तब से पिछली 33 सालों से मैं हर सुबह शीशे में उठकर देखता हूँ और खुद को एक सवाल करता हूँ कि अगर ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या आज मैं वो करता जो करने वाला हूँ। अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज़ को खो देने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता चला कि पैनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे ऐसा कैंसर है कि जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब ये था कि आप
अब मरने की तैयारी कर लीजिए। यानी कि आप जो भी चीज़ें आगे 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए समय में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा समय बिता दिया और शाम को मेरे बायोप्सी हुई, जहाँ पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप को डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल को बाहर निकाले गए। उस समय मैं पूरी तरह बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर मेरे सेल्स को माइक्रोस्कोप से देखा तो वह भी रो पड़ा। डॉक्टर समझ चुका था कि मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है, जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और मैं सौभाग्य से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी नहीं पहुँचा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुँचूँ भी नहीं। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मृत्यु एक उपयोगी है, लेकिन बौद्धिक रूप से एक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वह जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है और वो है मृत्यु, जो जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है, आपका समय बिल्कुल सीमित है। इसलिए से किसी और की जिंदगी जीकर इसे व्यर्थ मत कीजिए, बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के शोर के चक्कर में अपने दिल की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखो, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों के लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए, और मूर्ख रहो क्योंकि आप मूर्ख रहकर ही कुछ सीख पाओगे। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए, मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्पीच हिंदी में पसंद आई होगी, और हाँ, स्पीच में मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।